वही रोहित आराम से सो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या चल रहा था। सुबह रोहित की आंखें खुलती है और वो फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। रोहित सभी के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है और अपने फोन को देखने लग जाता है। तभी आदर्श रोहित के हाथ से फोन को लेते हुए बोला, रोहित पहले ब्रेकफास्ट करो। फिर फोन को देखना रोहित कुछ नहीं बोला है। वही सेजल रोहित को एक नज़र देख आदर्श को देखती है। आदर्श आंखों से ही उसे शांत रहने को बोलता है। सेजल कुछ नहीं बोलती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही रोहित ब्रेकफास्ट के बाद आदर्श से अपना फोन लेता है। तभी उसके फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। रोहित उस नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करता है तो उसके सामने एक वीडियो चलने लग जाती है। ऐसे ही और भी काफी सारी वीडियो थी। रोहित वो सब देखकर वही सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। रोहित बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे प्रिया के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी गिरी हुई लड़की है। वो न जाने कितने लड़कों के साथ रातें बिता चुकी हैं। आदर्श और सेजल रोहित को देख रहे थे। आदर्श और सेजल दोनों यही चाहते थे कि रोहित अपने आप को संभाले, और कुछ हद तक रोहित संभल भी गया था। अब उसके दिल में प्रिया के लिए गुस्सा और नफरत थी और कुछ नहीं। यही सब याद करते हुए रीमा जी की आंखें नम हो गई थी। आदर्श रोमा जी से कुछ और बातें कर रोहित के रूम के बगल के रूम में सोने के लिए चला जाता है। आदर्श के दिमाग में भी बहुत सी बातें चल रही थी कि वो कब तक आदिति के सवालों से बच सकता है। आदर्श कुछ सोच कर सो जाता है। सुबह सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आदर्श अपने ऑफिस आ जाता है और पेंडिंग काम में लग जाता है। वही आदिति कल से आदर्श का वेट कर रही थी, लेकिन आदर्श कल रात विला नहीं आया। आदिति ने सोचा कि अब उसे अदृश्य के ऑफिस ही चलकर उसे बात करनी होगी। आदिति किचन में जाती है और लंच बॉक्स रेडी कर अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। आदिति ने लाइट पिंक कलर की जॉर्जेट शिफॉन की सिंपल साड़ी पहनी, उसके साथ व्हाइट एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज। उसमें आदिति बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आदिति अपने बेड के पास जाती है और पिलो के नीचे से एक डायरी निकालती है। आदिति ने कल पूरी रात यही रिसर्च की थी कि एक लड़के से सच्चाई भर कैसे निकलवाए। वही सभी पॉइंट्स आदिति ने अपनी डायरी में नोट किए थे। उन पॉइंट्स में से आदिति ने 2 पॉइंट को तो पूरा कर दिया था। वो पॉइंट्स को एक बार देखकर उसे फिर से पिलो के नीचे अच्छे से छुपाकर फिर से किचन में आती है और लंच बॉक्स को लेकर ड्राइवर के साथ आदर्श के ऑफिस के लिए निकल जाती है। आदिति को ये सब करते हुए एक अलग ही एहसास हो रहा था, लेकिन उसके पास यही एक रहता था। उसे सच्चाई जानी थी और कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए आदिति ने ये रास्ता अपनाया। आदिति यही सब सोच रही थी कि उसे कैसे ये सब करना ही। ये सब सोचे हुए ही उसे गालों पर लाली छा जाती है। आदिति अपने आप से बोली, आदिति शांत, उसे ऐसे शर्माना नहीं है। उसे अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए तो ये सब करना ही होगा। कुछ ही देर में आदिति आदर्श के ऑफिस में पहुंच जाती है। आदिति और एक लेडी से मिस्टर राठौड़ के केबिन के बारे में पूछकर उस तरफ बढ़ जाती हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो आदिति को रोक सके, क्योंकि वो सभी जानते थे कि आदिति मिस्टर राठौड़ की वाइफ है। आदिति के एक्सीडेंट से पहले आदिति काफी बार आदर्श से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती थी। आदिति आदर्श की प्राइवेट लिफ्ट से आदर्श के केबिन के सामने आ जाती हैं और फिर आदर्श के केबिन की तरफ बढ़ जाती हैं और दूर ओपन कर वो अंदर चली जाती हैं। वही आदर्श जो विंडो के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। आदर्श का एक हाथ उसकी पॉकेट में था, वही दूसरा हाथ फोन पर। आदर्श पीछे से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आदर्श के मस्कुलर शोल्डर जो उसके ब्लेजर से साफ नजर आ रहे थे। आदिति कुछ देर आदर्श को देखती रहती है। वही आदर्श को पता चल गया था कि आदिति उसे ऑफिस आई है। आदर्श की जैसे ही किसी के उसके केबिन में कदमों की आवाज सुनाई देती है, वो समझ जाता है कि आदिति उसके पीछे है। वो विंडो के ग्लास से आदिति को साड़ी में देख लेता है और उसमें ही खो जाता है। आदर्श अपने सूखे हुआ गले को तर करता है। आदर्श को आदिति को इस तरह देखकर हल्की गर्मी का एहसास होता है। आदर्श ग्लास विंडो से आदिति की खुली हुई कमर को देख रहा था। उसका ध्यान बार बार वही जा रहा था। आदर्श आदिति की कमर से अपना ध्यान हटाकर 1-2 बात कर आदर्श कॉल कट कर बिना आदिति को फिर से देखे अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोला, क्या हुआ आदिति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
कोई काम था तो तुम मुझे कॉल कर लेती, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है। आदिति लंच को कॉफी टेबल पर रखकर आदर्श की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही आदर्श अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। आदिति आदर्श के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए पहले लंच करते हैं, फिर बात करते हैं। आदर्श आदिति को देखकर अपने मन में बोला, आज तो तू गया आदर्श, ये लड़की इतनी ज्यादा हॉट बनके क्यों आई है, और मेरे नजरें तो इसे हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ये मेरी जान लेना चाहती हैं क्या। आदर्श की नजर बार बार आदिति की खुली कमर पर जा रही थी। वही आदिति को भी ये सब फील हो गया था, वो इसलिए आदर्श के राइट साइड बैठ जाती है और अपने में खुश हो जाती है कि जैसा उसके सोचा था वहाँ ही सब हो रहा है। आदर्श उसे देखे ही जा रहा है, उसकी नजरें ही नहीं हट रही हैं उसे। आदिति लंच बॉक्स को खोलकर एक बीते आदर्श की तरफ बढ़ा देती है। आदर्श जिसकी नजरें अब आदिति के चेहरे पर थी, वो उसकी आंखों में देख रहा था और आदिति के हाथों से खाना खा लेता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेता है तो उसे तीखा लगता है और तीखे से उसकी आंखें हल्की रेड हो जाती हैं। आदिति ये देखकर बोली, आपकी आंखें रेड हो गई है। आदर्श को आदिति के बोलने से होश आता है और उसे अपने मुंह में जलन फील होती है, क्योंकि आदिति ने आदर्श को अनजाने में स्पाइसी खाना खिला दिया था। आदर्श कुछ नहीं बोला क्योंकि वो आदिति को बुरा फील नहीं कराना चाहता था। वो बोला, कुछ नहीं, कल रात कम सोने से मेरी आंखें लाल हो। अदृश्य ने इतना ही बोला था कि आदिति आदर्श के लिप्स पर किस करने लग जाती है। आदर्श आदिति के इस एक्शन से हैरान था। फिर कुछ देर बाद वो भी आदिति की कमर को पकड़ लेता है और उसे पेंशन से किस करता है। आदिति लंच बॉक्स को खोलकर एक बीते आदर्श की तरफ बढ़ा देती है। आदर्श जिसकी नजरें अब आदिति के चेहरे पर थी, वो उसकी आंखों में देख रहा था और आदिति के हाथों से खाना खा लेता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेता है तो उसे तीखा लगता है और तीखे से उसकी आंखें हल्की रेड हो जाती हैं। आदिति ये देखकर बोली, आपकी आंखें रेड हो गई है। आदर्श को आदिति के बोलने से होश आता है और उसे अपने मुंह में जलन फील होती है, क्योंकि आदिति ने आदर्श को अनजाने में स्पाइसी खाना खिला दिया था। आदर्श कुछ नहीं बोला क्योंकि वो आदिति को बुरा फील नहीं कराना चाहता था। वो बोला, कुछ नहीं, कल रात कम सोने से मेरी आंखें लाल हो। अदृश्य ने इतना ही बोला था कि आदिति आदर्श के लिप्स पर किस करने लग जाती है। आदर्श आदिति के इस एक्शन से हैरान था। फिर कुछ देर बाद वो भी आदिति की कमर को पकड़ लेता है और उसे पेंशन से किस करता है। तभी कोई आदर्श के केबिन के डोर पर नॉक करता है, लेकिन दोनों किस में इस तरह खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने दूर नॉक किया है। वही केबिन के बाहर खड़ी आदर्श की कंपनी की एचआर हेड अपने बॉस के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो फिर थोड़ा तेज से डोर को नॉक करती है। इस बार आदर्श और आदिति के कानों में डोर के नॉक की आवाज आती है और दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अलग हो जाते हैं। वही आदिति केबिन में बने रूम की तरफ चली जाती है और आदर्श अपनी चेयर पर चला जाता है और थोड़ी तेज आवाज में बोला, कम इन। वो एचआर हेड अपने बॉस के जवाब पर अंदर चली जाती है। तभी उसे लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है और वो केबिन में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लग जाती है। तभी आदर्श की आवाज आती है, मिस शर्मा, आपका मेरे केबिन को चेक करना हो गया हो तो मुझे वो फाइल दो। चाहत जो कि एचआर हेड थी वो हाँ में सर हिलाकर आदर्श को वो फाइल दे देती है और आदर्श उस फाइल को देखने लग जाता है। वही चाहत की नजर आदर्श के चेहरे पर टिक जाती है और वो उसे बड़े ही गौर से देखने लग जाती है। वही आदर्श को फेल हो रहा था कि चाहत उसे घूर रही है। आदर्श बिना चाहत को देखे बोला, मिस शर्मा, कंपनी आपको काम के पैसे देती है, मुझे घूरने के नहीं, इसलिए तुम जा सकती हो। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। चाहत वहां से झेपते हुए चली जाती है। उसे आदर्श बहुत ज्यादा पसंद था। उसने आदर्श के करीब आने के लिए ही उसकी कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन वो उसे बहुत कम ही देख पाती थी। वही आदिति अभी भी रूम में ही थी। आदर्श चाहत के जाने के बाद रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है और रूम में वो जैसे ही देखता है कि आदिति रूम के बेड पर आराम से सो रही थी। आदिति की उसकी मेडिसिन की वजह से कुछ ज्यादा ही नींद आती है और उसकी बॉडी और ब्रेन के लिए भी नींद अच्छी ही थी। आदर्श आदिति को ब्लैंकेट से कवर कर केबिन में आ जाता है
और अपना काम करने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। आदर्श देखता है कि ये कॉल सेजल का था। वो जल्दी से कॉल को पिक कर लेता है और उधर से सेजल की आवाज आती है, भाई आप कहाँ हो? आदर्श सेजल के सवाल पर बोला, प्रिंसेस मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ। सेजल बोली, ओके भाई मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। आदर्श बोला, ओके प्रिंसेस, और सेजल कॉल कट कर देती है। आदर्श अपने काम में लगा हुआ था कि तभी कुछ टाइम बाद कोई उसके केबिन के डोर को ओपन कर अंदर आ जाता है। आदर्श को जैसे ही किसी के आने की आहट आती है, वो फाइल से अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है। सामने सेजल को देखकर आदर्श के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी चेयर से उठकर सेजल के पास जाता है। वही सेजल भी भागते हुए आदर्श के सीने से लग जाती है। आदर्श सेजल को यह देखकर काफी ज्यादा खुश था। सेजल बोली, भाई आई मिस यू सो मच। आदर्श सेजल के सर को सहलाते हुए बोला, मैंने भी तुम्हें मिस किया प्रिंसेस। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम आने वाली हो। मैंने तुम्हें अकेले आने से मना किया था प्रिंसेस। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कितने दुश्मन हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेजल बोली, भाई मैं दक्ष के साथ आई हूँ, वो किसी काम से तुर्की गए थे। आदर्श ये सुनकर कि सेजल अकेली नहीं आई है, एक चैन की सांस लेता है और बोला, ओके वैसे दक्ष कहाँ है? उसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। सेजल, भाई वो कार पार्क करके आ रहा है, वो भी मेरे साथ ही आया है। आदर्श हाँ में सर हिला देता है। तभी दक्ष वहां आ जाता है। दक्ष आदर्श के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। दक्ष एक एक्टर था, इसलिए उसके पास काफी कम ही टाइम होता था अपने दोस्त से मिलने के लिए। आदर्श दक्ष ही पीठ पर हाथ रखकर बोला, कैसे हो दक्ष? दक्ष बोला, मैं ठीक हूँ आदित्य, तुम बता कैसे हो? कितना टाइम हो गया मिले हुआ? सभी सौंफ कर बैठ जाते हैं। आदर्श अपने असिस्टेंट से बोलकर सभी के लिए कॉफी लाने को बोलता है। तभी सेजल बोली, भाई भाभी कहाँ है? आदर्श कुछ बोलता तभी पियोन सभी के लिए कॉफी लेकर अंदर आता है और सभी को कॉफी देकर वो वहां से चला जाता है। तभी आदर्श बोला, वो यही है, रूम में सो रही है, लेकिन आदिति से मिलने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ बना चाहता हूँ। ये बोल आदर्श आदिति के रूम की तरफ जाता है और धीरे से डोर ओपन कर आदिति को देखता है, जो अभी भी सारे जहान की फिक्र छोड़कर सो रही थीं। आदर्श आदिति को देख फिर सोफे के पास आता है और उन्हें सब बताने लगाता है कि कैसे आदिति का एक्सीडेंट हुआ, कैसे कोमा में चली गई और कैसे वो अब उसे भूल चुकी है। ये सुनकर दोनों काफी हैरान थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे से ये सब हो चुका था और आदर्श ने ये सब कैसे संभाला होगा। सेजल अपने भाई के गले से लगकर रोने लग जाती है। वही रूम के डोर की दूसरी तरफ आदिति, जिसने सब कुछ सुन लिया था, वो धाम से जमीन पर गिर जाती है। उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई को वो जाना चाहती थी वो इतनी कड़वी है। आदर्श कुछ बोलता तभी पियोन सभी के लिए कॉफी लेकर अंदर आता है और सभी को कॉफी देकर वो वहां से चला जाता है। तभी आदर्श बोला, वो यही है, रूम में सो रही है, लेकिन आदिति से मिलने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ बना चाहता हूँ। ये बोल आदर्श आदिति के रूम की तरफ जाता है और धीरे से डोर ओपन कर आदिति को देखता है, जो अभी भी सारे जहान की फिक्र छोड़कर सो रही थीं। आदर्श आदिति को देख फिर सोफे के पास आता है और उन्हें सब बताने लगाता है कि कैसे आदिति का एक्सीडेंट हुआ, कैसे कोमा में चली गई और कैसे वो अब उसे भूल चुकी है। ये सुनकर दोनों काफी हैरान थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे से ये सब हो चुका था और आदर्श ने ये सब कैसे संभाला होगा। सेजल अपने भाई के गले से लगकर रोने लग जाती है। वही रूम के डोर की दूसरी तरफ आदिति, जिसने सब कुछ सुन लिया था, वो धाम से जमीन पर गिर जाती है। उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई को वो जाना चाहती थी वो इतनी कड़वी है। आदर्श के डोर बंद करने से आदिति की आंखें खुल गई थी। वो बाहर आने को ही थी कि तभी उसे आदर्श किसी से बात करते हुए सुनाई दिया और डोर को ओपन करते आदिति के हाथ रुक गए और फिर उसने सब सुन लिया और ये सच्चाई जानकर वो शॉक हो गई थी। आदिति अपने होश में तब आई जब उसे बाहर से फिर से आदर्श की आवाज आई। आदिति अपनी जगह से उठकर फिर से बेड पर वैसे ही लेट गई। आदिति के लेटने के कुछ देर में ही आदर्श रूम में आता है और आदिति के पास बैठकर उसे प्यार से बोला, आदिति उठ जाओ, हमें घर भी चलना है। आदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है।
आदर्श प्यार से आदिति के सर को सहलाते हुए बोला, अब कैसा फील हो रहा है? तुम ज्यादा भागदौड़ मत किया करो, तुम्हें पता है कि तुम कुछ ही टाइम पहले कोमा से बाहर आई हो, ऐसे में तुम्हें मेहनत वाला कोई काम नहीं करना है। आदिति आदर्श की बात सुन हमें सर हिला देती है और कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की बातें चल रही थी। वो एकदम शांत थी। वही आदर्श को आदिति को बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। सोने से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो अब कुछ गुमसुम लग रही थी। आदर्श बोला, आदिति क्या हुआ? आदिति ना में सर हिलाकर बेड से उठकर बोली, मुझे घर जाना है, आप मुझे घर ले चलो। आदर्श हाँ में सर हिलाकर बोला, चलो। दोनों आदर्श के केबिन से निकलकर आदर्श की प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग में चले जाते हैं। आदर्श के लिए एक स्पेशल पार्किंग एरिया था, जहां पर किसी को भी कार पार्क करना सख्त मना था। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज के लिए पार्किंग स्पेस ऑफिस बिल्डिंग के दूसरी तरफ था। आदर्श और आदिति लिफ्ट से निकलकर कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वही आदिति के दिमाग से वो बातें निकल ही नहीं रही थी। आदर्श काफी टाइम से आदिति को नोटिस कर रहा था कि आदिति कुछ परेशान सी है। आदर्श ने आदिति से काफी बार पूछा, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं थी। दोनों कुछ न कुछ सोच रहे थे। कुछ ही देर में आदर्श के विला आ जाते हैं। आद्विक अपनी मम्मा को देखकर उनके पास आ जाता है, लेकिन आदिति का तो ध्यान ही नहीं था। वो बिना किसी को कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। वही आद्विक आदिति को आज के अपने दिन के बारे में आदिति को बताना चाहता था कि उसने स्कूल में क्या क्या किया। आद्विक डेली आदिति को अपने स्कूल की बातें बताता था और आदिति उन्हें बड़े चाव से सुनती भी थी। आद्विक आदिति के पीछे जाने लगता है कि तभी आद्विक का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। आद्विक को गिरते देखकर आदर्श जोर से चिल्लाता है। आद्विक और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है, लेकिन तब तक आद्विक लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा था। वही आदिति को जैसे ही आदर्श के चिल्लाने की आवाज आती है, उसके हाथ वही रुक जाते हैं जो रूम के डोर को ओपन करने के लिए उठे थे। आदिति पीछे पलट कर देखती है कि आद्विक किन से लथपथ आदर्श की गोद में गिरा हुआ था। ये देख आदिति की ममता जग जाती है और वो भगाते हुए नीचे आती है और आद्विक को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? वो आद्विक के गाल को थपथपाती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। वही आदर्श ड्राइवर को कर निकलने को बोलता है। मीरा भी रूम से भरा जाती है और आद्विक की ये हालत देख वो शौक हो जाती है। आद्विक के सर पर चोट लगी थी, जिसे खून बह रहा था। मीरा की आंखों से आंसुआ निकल रहे था। आदर्श बोला, मीरा तुम आदिति को संभालो, मैं आद्विक को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। आदर्श आद्विक अपनी गोद में उठाता है। तभी आदिति रोते हुए बोली, मुझे मेरे आदि के साथ हॉस्पिटल जाना है। आदर्श आदिति की हालत देखकर बोला, मीरा तुम आदिति को लेकर आओ, तब तक मैं आद्विक को लेकर चलता हूँ। मीरा आदिति को संभालते हुए बाहर की तरफ जाती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आदर्श कर को ड्राइव कर रहा था। वो फुल स्पीड से कार चला रहा था। उसका आद्विक से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो उसे अपना डैड मानता था, इसलिए उसके दिल में आद्विक के लिए एक डैड वाली फीलिंग थी। वहीं मीरा और आदिति बैक साइड पर थी। आद्विक आदिति की गोद में था। आदिति बार बार आद्विक के सर से बह रहे खून को अपनी साड़ी से साफ कर रही थी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। आदर्श ने पहले ही अपने असिस्टेंट को बोलकर डॉक्टर की टीम को रेडी रखने के लिए बोल दिया था। वो नहीं चाहता था कि आद्विक को कुछ हो। कुछ नर्स आद्विक को स्ट्रेचर से हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती हैं। वही आदिति भी स्ट्रेचर के साथ रोते हुए चल रही थी। उसने आद्विक के हाथ को पकड़ा हुआ था। तभी नर्स आद्विक को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती हैं। वही मीरा और आदर्श भी स्ट्रेचर के साथ ही थे। आदिति को स्ट्रेचर के साथ आते देख नर्स बोली, मैम आप अंदर नहीं आ सकती हैं। आदिति रोते हुए बोली, नहीं, मुझे मेरे बच्चे के साथ ही जाना है। नर्स आदिति को न मानते देख आदर्श की तरफ देखकर बोली, सर आप इन्हें समझाए। आदर्श आदिति के हाथों की स्ट्रेचर से हाथ कर उसे पकड़ लेता है और नर्स स्ट्रेचर को अंदर लेकर चली जाती है। वही आदिति रोते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चे के साथ जाने दो। वो रो रही थी और आदर्श उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। आदिति पलटकर आदर्श के गले से लग जाती है और रोते हुए बोली, आदर्श मेरा बच्चे ठीक हो जाएगा ना? आदर्श आदिति को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, वो ठीक है। आदिति तुम रोना बंद कर, आद्विक स्ट्रॉन्ग बॉय है।
आदर्श आदिति को अपने सीने से थोड़ा दूर कर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अब रोना बंद करो। जब वो तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा कि तुम उसकी वजह से रो रही हो। आदिति की आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी एक नर्स आती है, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो उन पेपर्स को आदर्श की तरफ बढ़ा देती है। आदर्श पर की एक बार देख साइन कर देता है और ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लगभग 20 मिनट बाद एक नर्स भर आती है और बोली, पेशेंट को ब्लड चाहिए। आदिति, जो कि आदर्श और मीरा के साथ चेयर पर बैठी थी, वो चेयर से उठकर बोली, वो मेरा बेटा है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। आदर्श बोला, आदिति तुम अभी ठीक नहीं हो, ऐसे में तुम्हें ब्लड नहीं देना चाहिए। आदर्श को बोला, क्या हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है? नर्स बोली, सर पेशेंट का ब्लड ग्रुप रेयर है और वो हमारे पास नहीं है। आदिति रोते हुए बोली, नहीं, मुझे मेरे बच्चे के साथ ही जाना है। नर्स आदिति को न मानते देख आदर्श की तरफ देखकर बोली, सर आप इन्हें समझाएं। आदर्श आदिति के हाथों की स्ट्रेचर से हाथ कर उसे पकड़ लेता है और नर्स स्ट्रेचर को अंदर लेकर चली जाती है। वही आदिति रोते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चे के साथ जाने दो। वो रो रही थी और आदर्श उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। आदिति पलटकर आदर्श के गले से लग जाती है और रोते हुए बोली, आदर्श मेरा बच्चे ठीक हो जाएगा ना? आदर्श आदिति को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, वो ठीक है। आदिति तुम रोना बंद कर, आद्विक स्ट्रांग बॉय है। आदर्श आदिति को अपने सीने से थोड़ा दूर कर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अब रोना बंद करो। जब वो तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा कि तुम उसकी वजह से रो रही हो। आदिति की आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी एक नर्स आती है, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो उन पेपर्स को आदर्श की तरफ बढ़ा देती है। आदर्श पर की एक बार देख साइन कर देता है और ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लगभग 20 मिनट बाद एक नर्स भर आती है और बोली, पेशेंट को ब्लड चाहिए। आदिति, जो कि आदर्श और मीरा के साथ चेयर पर बैठी थी, वो चेयर से उठकर बोली, वो मेरा बेटा है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। आदर्श बोला, आदिति तुम अभी ठीक नहीं हो, ऐसे में तुम्हें ब्लड नहीं देना चाहिए। आदर्श नर्स को बोला, क्या हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है? नर्स बोली, सर पेशेंट का ब्लड ग्रुप रेयर है और वो हमारे पास नहीं है। ये बात सुनकर के आदर्श नर्स से कुछ बोलता कि उसे पहले आदिति सिसकते हुए बोली, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, वो मेरा बेटा है। आदिति बात सुन नर्स आदिति की बात पर सर हिला देती है और जैसे ही आदिति को चलने को बोलती है, आदर्श बोला, आदिति तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी कोमा से भर आई हो, ऐसे में तुम्हें ब्लड नहीं देना चाहिए। नर्स आदर्श की बात सुनकर बोली, मैम ऐसे में हम आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं, ये पेशेंट की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। आदर्श बोला, नर्स मुझे आद्विक का ब्लड ग्रुप बताओ। नर्स बोली, सर पेशेंट का ब्लड ग्रुप अब नेगेटिव है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। आदर्श आद्विक का ब्लड ग्रुप सुनकर शौक था, क्योंकि आदर्श का ब्लड ग्रुप भी अब नेगेटिव ही था। आदर्श बोला, मेरा ब्लड ग्रुप और आद्विक का ब्लड ग्रुप सेम है, जल्दी चलो। आदर्श आदिति की तरफ उसे शांत रहने का इशारा कर नर्स के साथ चला जाता है। वही मीरा, जो कि कैंटीन से कॉफी लेने के लिए गई हुई थी, वो भी आ चुकी थी। मीरा आदर्श को वहां ना देखकर आदिति को कॉफी कप देते हुए बोली, आदिति आदर्श कहाँ है? आदिति बोली, मीरा आदर्श आद्विक को ब्लड देने गए हैं। मीरा बोली, क्या? लेकिन आद्विक का ब्लड ग्रुप तो काफी रेयर है। फिर वो मीरा की बात पूरी होने से पहले ही आदिति बोली, उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। मीरा आदिति बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के नाते जाती थी कि दो लोगों का ब्लड ग्रुप सेम होना, वो भी इतना रेयर ब्लड ग्रुप। मीरा के दिमाग में ख्याल चलने लगे कि कहीं आदर्श और आद्विक के बीच कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीरा के दिमाग में यही सब चल ही रहा था कि आदिति मीरा से बोली, मीरा मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? और इतना बोल वो रोने लगी। मीरा अपने ख्यालों को छोड़ आदिति को संभालते हुए बोली, आदिति वो ठीक है, तुम टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक है। तभी मीरा के दिमाग में एक बात क्लिक हुई और वो बोली, आदिति तुझे सब याद आ गया कि आद्विक तेरा बेटा है? आदिति रोते हुए हाँ में सर हिला देती है। मीरा बोली, लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आदिति बोली, मीरा हम इस बारे में घर बात करेंगे, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर को अभी ये बात किसी को नहीं बोलेगी। आदिति की बात खत्म ही हुई थी कि तभी राकेश जी वहां आ जाते हैं। अपने पापा को देख आदिति बोली, पापा आप यहाँ? आप तो मीटिंग के लिए दूसरी सिटी गए थे।
तभी मीरा बोली, मैंने ही अंकल की कॉल कर सब बताया ही। राकेश जी बोली, अदिति आद्विक कैसा है? आदिति रोते हुए बोली, डैड वो मेरी वजह से गिर गया और उसे चोट लग गई। राकेश जी आदिति को अपने सीने से लगाकर बोले, आदिति इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने थोड़ी कुछ जानबूझ कर किया है। आद्विक जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम अब रोना बंद। आद्विक स्ट्रॉन्ग बॉय है, वो ऐसी छोटी मोटी चोट से नहीं घबराता है। मीरा बोला, हाँ अंकल आप ठीक बोल रहे हो। ये आदिति न जाने कब से रो रही थी। राकेश जी और मीरा आदिति के मूड की ठीक करना चाहते थे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी आदृश्य से बाहर आता है। आदृश्य के चेहरे पर थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी। भले ही कोई कितना ही स्ट्रांग आदमी क्यों न हो, ब्लड देने के बाद वीकनेस हो जाती है। आदृश्य धीरे से उन सब के पास आता है। आदिति अपनी चेयर से उठकर आदृश्य के पास जाती है और बोली, आप ठीक हो? आदृश्य हमें सर हिला देता है और दोनों पास की चेयर पर बैठ जाते हैं। राकेश जी आदृश्य के लिए फ्रूट जूस लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं मीरा भी उन दोनों को कुछ टाइम बात करने के लिए छोड़कर राकेश के साथ चली जाती है। आदिति वहां किसी को न देख आदृश्य के सीने से लग जाती है और बोली, आदि ठीक है? आदृश्य आदिति के इस एक्शन से हैरान था। तभी आदिति ने कुछ ऐसे बोला कि आदृश्य की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आदिति की बात खत्म ही हुई थी कि तभी राकेश जी वहां आ जाते हैं। अपने पापा को देख आदिति बोली, पापा आप यहाँ? आप तो मीटिंग के लिए दूसरी सिटी गए थे। तभी मीरा बोली, मैंने ही अंकल की कॉल कर सब बताया ही। राकेश जी बोली, अदिति आद्विक कैसा है? आदिति रोते हुए बोली, डैड वो मेरी वजह से गिर गया और उसे चोट लग गई। राकेश जी आदिति को अपने सीने से लगाकर बोले, आदिति इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने थोड़ी कुछ जानबूझ कर किया है। आद्विक जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम अब रोना बंद। आद्विक स्ट्रॉन्ग बॉय है, वो ऐसी छोटी मोटी चोट से नहीं घबराता है। मीरा बोला, हाँ अंकल आप ठीक बोल रहे हो। ये आदिति न जाने कब से रो रही थी। राकेश जी और मीरा आदिति के मूड की ठीक करना चाहते थे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी आदृश्य से बाहर आता है। आदृश्य के चेहरे पर थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी। भले ही कोई कितना ही स्ट्रांग आदमी क्यों न हो, ब्लड देने के बाद वीकनेस हो जाती है। आदृश्य धीरे से उन सब के पास आता है। आदिति अपनी चेयर से उठकर आदृश्य के पास जाती है और बोली, आप ठीक हो? आदृश्य हमें सर हिला देता है और दोनों पास की चेयर पर बैठ जाते हैं। राकेश जी आदृश्य के लिए फ्रूट जूस लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं मीरा भी उन दोनों को कुछ टाइम बात करने के लिए छोड़कर राकेश के साथ चली जाती है। आदिति वहां किसी को न देख आदृश्य के सीने से लग जाती है और बोली, आदि ठीक है? आदृश्य आदिति के इस एक्शन से हैरान था। तभी आदिति ने कुछ ऐसे बोला कि आदृश्य की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आदृश्य हैरानी से आदिति को देखता रह जाता है। आदिति आदृश्य से बोली, आदृश्य मुझे सब याद आ चुका है, आप मेरे पति हो और आद्विक हमारा बच्चा है। आदृश्य आदिति को अपने से थोड़ा दूर कर बोला, क्या ये कब हुआ? आदिति आदृश्य को सच नहीं बताना चाहती थी कि उसने सब बातें सुन ली थी। आदिति आदृश्य से नजरें फेर कर बोली, वो आद्विक जैसे ही गिरा और मैंने उसे ऐसे देखा तो पता नहीं सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। आदिति ये सब अपनी नजरें झुकाकर बोल रही थी। आदृश्य ने ज्यादा सोचा नहीं और वो खुश होते हुए बोली, अच्छी बात है कि तुम्हें सब याद है। दोनों वही पास में लगी हुई चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी मीरा और राकेश जी भी आ जाते हैं, वो भी वही बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में आद्विक का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। सभी आद्विक के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आद्विक अब ठीक है, कुछ ही देर में आद्विक को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उन्हें देख सकते हैं। आदिति बोली, डॉक्टर आद्विक को होश कब तब आएगा? डॉक्टर बोली, आपका बेटा काफी स्ट्रांग है, उसे लगभग कल शाम तक होश आ जाएगा। और इतना बोल डॉक्टर वहां से चला जाते हैं। कुछ ही देर में आद्विक को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सभी आद्विक के वार्ड में चले जाते हैं। आद्विक की ऐसी हालत देख सभी का दिल दुख रहा था। तभी आदृश्य का फोन बजता है, वो वार्ड से बाहर चला जाता है। तभी आदृश्य का एक आदमी बोला, सर पायल और माया एक दूसरे से मिल रही हैं और उनके साथ वो डॉक्टर भी हैं, जिसने बोला था कि वो एक लड़की को सेरोगेट मदर बने वाली है। आदृश्य बोला, उन पर अपनी नजर रखो और वो आगे क्या करती है मुझे पूरी खबर दो। इतना बोल आदृश्य कॉल कट कर देता है। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है
कि काफी पायल और माया ने आदिति को ही तो वो सरोगेट मदर नहीं बनाया था, क्योंकि मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूं कि वो कैसी है। वो दोनों पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे पता करना होगा कि कहीं आद्विक ही मेरा बच्चा नहीं है जिसे मैं सेरोगेसी से चाहता था। तभी आदर्श को याद आता है कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम है और आदर्श की आंखें आद्विक की आंखों जैसी है। सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं। आदर्श वहां से डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। ये हॉस्पिटल आदर्श का ही था। वो डॉक्टर के केबिन में जाता है। उसे वहां देखकर डॉक्टर अपनी चेयर से उठकर बोला, आइए सर, आपको कुछ काम था, मुझे बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ की? आदर्श डॉक्टर को बैठने का इशारा कर बोला, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी बातें सुने, इसलिए तुम्हारा केबिन ही सबसे अच्छी जगह है। डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर बोला, कही सर क्या काम है? आदर्श कुछ हिचकिचा कर बोला, मुझे आद्विक का डीएनए अपने डीएनए के साथ टेस्ट करवाना है। डॉक्टर बोला, सर हो जाएगा और कल तक आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आदर्श डॉक्टर की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं चलना नहीं चाहिए। डॉक्टर बोला, ठीक है सर, और आदर्श वहां से निकल जाता है और फिर से आद्विक के वार्ड में आ जाता है। आदर्श को आते देख आदिति बोली, आप और डैड घर चले जाइए, आप थके हुए होगे। आदर्श बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सब घर चले जाओ, मैं यह हूँ आद्विक के पास। आदिति बोली, नहीं आदर्श, मुझे वहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वहां रहूंगी तो आद्विक मुझे मेरी आंखों के सामने दिखता तो रहेगा। आदर्श बोला, लेकिन आदिति। तभी आदिति बोली, लेकिन कुछ नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। डैड आप और मीरा घर चले जाइए। आदिति मीरा को इशारा करती है। मीरा हाँ में सर हिलाकर बोली, अंकल आदिति ठीक बोल रही हैं। आदिति बोली, मीरा तुम घर से मेरे, आद्विक और आदर्श के कुछ कपड़े एक गार्ड से बोलकर यहाँ देने के लिए बोल देना। मीरा बोली, ठीक है आदिति। और वो दोनों कुछ देर बाद वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। आद्विक का वार्ड काफी बड़ा था, जिसमें पेशेंट के बेड के पास ही एक बेड लगा हुआ था। वो रूम फुल फर्निश्ड था। दोनों आद्विक के पास बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनके रूम पर कोई नॉक करता है। आदर्श अपनी जगह से उठकर रूम के डोर के पास जाता है और डोर ओपन करता है तो वहां एक गार्ड था और उसके हाथ में एक बैग था। आदर्श उसे बैग लेकर रूम को फिर से लॉक कर देता है और वो बैग लाकर सोफे पर रख देता है और आदिति के पास जाते हुए उसे धीरे से बोला, आदिति शावर ले लो। आदिति हाँ में सर हिलाकर चेयर से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में आदिति फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और आदर्श भी फ्रेश हो जाता है। आदर्श आद्विक के बेड के पास लगे हुए बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लग जाता है और काम करते हुए आदिति को भी आने को बोलता है। आदिति एक झिझक के साथ अपनी चेयर से उठकर आदर्श की तरफ बढ़ने लग जाती है और बेड के दूसरी तरफ लेट जाती है। आदर्श आदिति को बेड पर लेटते देख अपने लैपटॉप को साइड टेबल पर रख देता है और आदिति की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आदिति आदर्श के इस एक्शन से हैरान हो जाती है। आदर्श आदिति की पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और आदिति के बालों को स्मेल करता है। आदर्श के ऐसा करने से आदिति के शरीर में कंपन होने लग जाती है। वही आदर्श अपनी हरकतों को आगे बढ़ाए जा रहा था। वो अब धीरे धीरे आदिति की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और हल्की हल्की किस कर रहा था। आदिति आदर्श के होठों के स्पर्श से सिहर उठती और अपने हाथों की पकड़ अपने कपड़ों पर कस देती। आदर्श को महसूस होता है कि आदिति उसके ऐसा करने से अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए वो आदिति से थोड़ा दूर हो जाता है। वही आदिति को जब ये महसूस होता है कि आदर्श उसे दूर हो चुका है, वो करवट बदलकर आदर्श को देखती है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आदिति आदर्श को देखे ही जा रही थी कि तभी आदर्श ने बोला, आदिति सो जाओ, तुम्हें कल आद्विक को भी संभालना है। वो पता नहीं होश में आने के बाद किस तरह रिएक्ट करेगा। आदिति हाँ में सर हिलाकर आदर्श के सीने पर सर रखकर सो जाती है। आदिति की हरकत से आदर्श के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वही आदिति चैन से आदर्श की बाहों में सो रही थी और आदर्श ने अब अपनी आंखें खोल ली थी। वो सोती हुई आदिति को देखे जा रहा था, जो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। आदिति को देखते हुए ही आदर्श की भी आंख लग जाती है। सुबह दोनों सोए हुए थे कि तभी किसी की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा ये सुन आदर्श की आंखें खुल जाती है।
और वो देखता है कि आद्विक को होश आ गया था और वो बार बार आदिति को बोल रहा था। अदृश्य धीरे से आदिति के सर के नीचे से अपने हाथ को निकलता है और पिलो पर उसका सर रख उठकर आद्विक के पास आता है। अदृश्य को देख आद्विक बोला, डैड मम्मा कहाँ है? अदृश्य आद्विक के पास बैठकर बोला, आदि मम्मा सो रही हैं। वो देखो। अदृश्य आदिति की तरफ इशारा कर बोला। अदृश्य बोला, आदि आप ठीक हो? आद्विक बोला, यस डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि आदिति की आंखें खुल जाती हैं। वो जैसे ही आद्विक को होश में आया हुआ देखती हैं, आदिति खुश से जल्दी से उठकर आद्विक को अपने सीने से लगा लेता है। अदृश्य आदिति को कुछ इशारा कर वार्ड से बाहर निकल जाता है। आदिति आद्विक से बोली, आदि आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आद्विक बोला, नो मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे आपके हाथ का बना हुआ आलू का पराठा खाना है। आदिति आद्विक की डिमांड सुन बोली, बेटू मम्मा अभी आपको आलू का पराठा नहीं खिला सकती हैं, क्योंकि अभी आपकी सर्जरी हुई है और अभी आप ठीक नहीं हो। तब आप ठीक हो जाओगे तब मैं आपको आपके पसंद का खाना खिलाऊंगी। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वही अदृश्य डॉक्टर को आद्विक के होश में आने के बारे में बताता है। डॉक्टर वार्ड में आते हैं और आद्विक को कुछ देर चेक कर बोले, ये अभी ठीक है, लेकिन आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। बच्चों में रिकवरी में थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि वो खेलते हुए उसी जगह चोट लगवा लेते हैं जहां पर पहले से चोट लगी है। और हाँ आद्विक, आपको पानी से अपने सर को भिगोना नहीं है, पानी से आपके स्ट्रीचीज फिर से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आद्विक डॉक्टर की बात पर बोला, लेकिन फिर मैं बात कैसे लूंगा? अगर हेड वॉश नहीं करूंगा तो? डॉक्टर बोले, आपकी मॉम या डैड आपको स्पंज बात लेंगे। आद्विक और कुछ भी पूछना चाहता था, लेकिन आदिति बीच में बोली, आदि आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मम्मा देगी, आप डॉक्टर अंकल को परेशान नहीं करो। आद्विक हाँ में सर हिला देता है और डॉक्टर वहां से चला जाते हैं। वही अदृश्य भी डॉक्टर के साथ चला जाता है। तभी फिर से दूर ओपन होता है और मीरा और राकेश जी आद्विक के लिए लंच बॉक्स लेकर आते हैं। मीरा आदिति को एक बॉक्स देते हुए बोली, ये तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट है। मिस्टर राठौड़ के साथ पहले ब्रेकफास्ट कर लो, तब तक मैं आदि को खिला देती हूँ। आदिति हाँ में सर हिलाकर वार्ड से भर अदृश्य को बोलने के लिए आ जाती है। आदिति जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है अदृश्य किसी से फोन पर बात करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अदृश्य अपनी बात खत्म कर बोला, आदिति चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आदिति बोली, हाँ मैं आपकी ब्रेकफास्ट के लिए ही बुलाने आ रही थी। दोनों वार्ड में लगे सोफे पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वही राकेश जी और मीरा आद्विक से मजाक कर रहे थे। आदिति को भी पूरा ध्यान उनकी बातों पर ही था, वो उनकी बातें सुनते हुए हंस रही थीं। वही अदृश्य का पूरा ध्यान आदिति के ऊपर था। अदृश्य देखता है कि आदिति के अपर लिप्स के ऊपर खाना लग गया था। वो काफी देर से उसे देख रहा था। अदृश्य एक नज़र आद्विक के बेड की तरफ देखता है कि किसी की नज़र उनकी तरफ तो नहीं है, ये देखकर कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। अदृश्य धीरे से प्लेट को कॉफी टेबल पर रख कर आदिति की कमर में हाथ डाल उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लेता है और फिर से अपना खाना खाने लग जाता है। वही आदिति अदृश्य के इस एक्शन से हैरान थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अदृश्य आदिति की हैरानी देख उसे आंख मरते हुए बोला, पहले खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था, अब टेस्टी लगने लगा है। आदिति अदृश्य की बेशर्मों वाली बात सुन आद्विक के बेड की तरफ देखती है कि अदृश्य की इस हरकत को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। ये देख आदिति एक चैन की सांस लेती है और अपना खाना खत्म कर आद्विक के पास चली जाती है और अदृश्य उन पेपर्स को देखने लग जाता है जो कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर ने उसे दिए थे। ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। अदृश्य ने टेस्ट रिपोर्ट को खोलकर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रिपोर्ट्स में अदृश्य और आद्विक का डीएनए 99.99% मैच हो रहा था। इससे यह साबित होता है कि अदृश्य आद्विक का बायोलॉजिकल फादर है। अदृश्य ये रिजल्ट देखकर हैरान भी था और खुश भी कि आद्विक उसका अपना खून है। अदृश्य फिर भी आद्विक को अपने बेटे की तरह ही मानता था। अदृश्य अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे सबकी हंसी सुनाई दी, वो भी उस फाइल को अपने ऑफिस के बैग में रखकर।
उन सब के पास चला गया। आदर्श बोला, आद्विक आपने मेडिसिन ले ली है? आद्विक बोला, नहीं डैड अभी तो नहीं। आदर्श बोला, आद्विक तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए जिसे तुम जल्दी ठीक हो सकते हो। आदर्श आदिति को कुछ इशारा करता है और आदिति आद्विक को मेडिसिन दे देती है और सभी आद्विक को रेस्ट करने का बोलकर वार्ड में बने रूम में चले जाते हैं। राकेश जी आदर्श और आदिति से कुछ बात करना चाहते थे। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। राकेश जी बोले, आदिति आदर्श मैं चाहता हूँ कि अब आदिति को सब कुछ याद आ चुका है तो तुम दोनों को अब एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते में न जाने कितनी परेशानियां आई है। राकेश जी की बात सुनकर आदिति और आदर्श हाँ में सर हिला देते हैं। कुछ और बातें कर राकेश जी वहां से निकल जाते हैं। वही मीरा आदिति दोनों आद्विक के पास थीं। आदर्श कुछ काम से ऑफिस चला गया था। आदिति और मीरा बातें कर रही थी। वही आदिति मीरा को बताती है कि मीरा आदर्श आद्विक का कितना ध्यान रख रहे हैं। भले ही आद्विक उनका अपना बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी वो एक पिता होने का हर फर्ज निभा रहे हैं। मीरा बोली, आदिति तू सही बोल रही है। आदर्श जीजू बहुत अच्छे इंसान है। वही दूसरी तरफ आदर्श एक सुनसान सी जगह पर अपनी कार को रोकता है और कार से निकलकर वो उन खंडर जैसे दिखने वाले घर में चला जाता है। उस खंडर के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ऑटोमेटिक हथियारों के साथ खड़े थे। वो बाहर से दिखने वाला खंडर अंदर से काफी ज्यादा डरावना था। आदर्श तेज कदमों से एक रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे ही अंदर जाता है, अंदर 2 चेयर पर 2 लोगों को बांधा हुआ था जिनके मुंह पर काला कपड़ा था। आदर्श उनके सामने लगी चेयर पर बैठ जाता है। किसी के कदमों की आवाज से वो दोनों लोग दबी हुई आवाज निकालने लगते हैं। उनके मुंह को बांधा हुआ था जिसे को चला भी नहीं पा रहे थे। आदर्श के इशारा करते ही उसके आदमी उनके चेहरे से वो काला कपड़ा हटा देते हैं। दोनों कपड़ा हटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये कोई और नहीं पायल और वो डॉक्टर थी जिसने आदर्श के कहने पर किसी लड़की को सेरोगेट मदर बने को बोला था। दोनों की आंखें कुछ ही देर में एडजस्ट हो जाती हैं और वो अपने सामने बैठे हुई आदर्श की डर से देख रही थी क्योंकि वो जानती थी कि आदर्श कितना खतरनाक है। आदर्श के हाथ में एक गन थी। आदर्श गुस्से से बोला, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछने वाला हूँ उसका सही सही जवाब देना। अगर किसी ने भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। पायल और डॉक्टर आदर्श की बात पर हाँ में सर हिला देती हैं। वो डरी हुई थी। आदर्श अपने आदमी को इशारा कर उनके मुंह का कपड़ा खोलने को बोल देता है। आदर्श का आदमी उनके मुंह से कपड़ा हटा देता है और दोनों तेज तेज सांसें लेने लग जाती हैं। कुछ तो कपड़ा बांधने से और कुछ डर से दोनों की सांस फूली हुई थी। आदर्श बोला, अब मैं जो कुछ भी तुम दोनों से पूछने वाला हूँ उसका सही सही जवाब देना है। अगर किसी ने भी मुझे झूठ बोला तो ये बोल। वो अपनी गन उनकी तरफ करते हुए बोला, फिर ये चल जाएगी और तुम दोनों फिर कभी कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। दोनों गुण को देख कर डर जाती है। उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लग जाता है। डॉक्टर कुछ बोलती उसे पहले ही पायल बोली, वो मैंने कुछ नहीं किया है। आदर्श बेटा तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? और मैं तो इस औरत को जानती भी नहीं हूँ। आदर्श पायल की चालाकी देख कर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ओह रियली तुम इन्हें नहीं जानती हो? कल ही तो तुम अपनी उस 2 कोड़ी की बेटी के साथ इसे मिलने गई थी। मुझे लगाता है तुम्हारी यादाश्त कमजोर है। इतना बोल वो अपनी गन की पाया की तरफ पॉइंट करता है। पायल डर जाती है और बोली, मैं कुछ नहीं जाती हूँ। मैंने आदिति के साथ कुछ नहीं किया है। आदर्श गुस्से से बोला, मैंने तो अभी आदिति का नाम ही नहीं लिया है। फिर तुम्हें कैसे पता कि ये बात आदिति से जुड़ी हुई है? ये सुनकर पायल घबरा जाती है। आदर्श बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों और तुम्हारी वो बेटी सब कुछ जानती हो। डॉक्टर बोली, मिस्टर राठौड़ मैं आपको बताती हूँ ये सब इन माँ बेटी का ही क्या धरा है। ये दोनों चाहती थी कि मैं आदिति के साथ वो सेरोगेसी का प्रोसेस करूँ जिसे ये वो पैसे ले सकती हैं। डॉक्टर को सच्चाई बताते देख पायल रोते हुए बोली, ये सब माया का प्लान था। वो आदिति के सेरोगेसी से प्रेग्नेंट होने के बाद उसे घर से बाहर निकलना चाहती थी जिसे राकेश जी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। पायल की बात सुनकर आदर्श बोला, वो नहीं तुम भी यही चाहती थी और आदिति को घर से बाहर निकालने में तुम दोनों का पूरा हाथ था। पायल बोली, नहीं माया को राकेश की प्रॉपर्टी का लालच आ गया था।
वो इसे आदिति के साथ बांटना नहीं चाहती थी। माया उस प्रॉपर्टी की असली हकदार से ही उसकी चीज छीना चाहती थी। ये सुन आदर्श बोला, माया मिस्टर कपूर की बेटी नहीं है। ये बात तुमने सबको बताई क्यों नहीं? क्यों ये सच तुमने छुपाया सबसे? पायल पायल बोली, आदिति की मां की मौत के बाद मुझे लगा कि मैं माया को राकेश जी की बच्ची बताकर आदिति प्रॉपर्टी को माया के नाम कर सकती हूँ। आधी प्रॉपर्टी होने के बाद हम फिर आदिति को भी अपने रास्ते से हटा, लेकिन राकेश जी ने एक दिन हमारी बातें सुन ली और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद आदिति के नाम ट्रांसफर कर दी। आदर्श बोला, मैं जानता हूँ कि आदिति की मॉम का एक्सीडेंट भी तुमने की करवाया था। ये सुन पायल सकपका जाती है। उसे नहीं पता था कि आदर्श इतने सालों पुरानी बात की भी छानबीन कर सकता है और उसे सबूत भी मिल जाएंगे। पायल ने तो सभी सबूत खत्म कर दिए थे। फिर आदर्श को कैसे पता चला? पायल को सोच में देख आदर्श एक डेविल स्माइल के साथ अपनी चेयर से उठकर पायल की चेयर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, क्या सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? मैंने कहाँ से इतने सालों पुरानी बात के बारे में बता किया? मैं आदर्श राठौड़ हूँ। मेरे लिए किसी भी बात के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सभी सबूत है जो तुम्हें तो पूरी जिंदगी जेल में डाल सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो सभी सबूत खत्म कर दिए थे, फिर मेरे पास ये खबर कहाँ से आई? पायल डर से आदर्श की देख रही थी। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन थे जिसे पायल की जान सूख रही थी। वो जानती थी कि आदर्श आदिति के प्यार में पागल है, लेकिन इस कदर है ये वो नहीं जानती थी कि आदिति के लिए आदर्श ने कितने सालों के एक्सीडेंट के बारे में पता कर लिया और उसके पास सबूत भी हैं। पायल को लगा कि अब आदर्श उसे पुलिस के हवाले कर देगा, जिससे उसकी जान तो बच जाएगी। अगर वो आदर्श की कैद में रही तो वो उसके टॉर्चर से आज ही मार जाएगी। आदर्श अपनी बातों की खत्म कर पायल के एक्स पर्सन्स को देख रहा था। वो जानता था कि ये पागल औरत उसकी कैद से निकालने का सोच रही है। आदर्श पायल के पैर के ऊपर गोली चला देता है और बोला, तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकती हो। वो गोली पायल के पैर को छूते हुए निकल गई। गोली के छूने से पायल के पैर से खून निकलने लग जाता है और वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि आदर्श उसकी तरफ गन को पॉइंट किए खड़ा था। आदर्श बोला, ये मत सोचना कि हर बार मैं गोली ऐसे ही मारूंगा। अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारे भेजे को चीरते हुए जाएगी और एक गोली में ही तुम खत्म। पायल आदर्श की धमकी से डर जाती है और सिसकते हुए बोली, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन मुझे मरना मत। आदिति के साथ वो सब कुछ हमने ही किया था है। आदिति को रास्ते से हटाकर वो पैसे भी लेना चाहते थे और प्रॉपर्टी भी। हमने काफी बार आदिति को बदनाम करने के लिए ड्रग्स दिए थे, लेकिन वो हर बार बच जाती थी। लेकिन माया के बर्थडे वाले दिन हमने ये सब करने का प्लान किया और हम कामयाब भी हो गए, लेकिन आदिति सेरोगेसी के प्रोसेस के बाद कहीं चली गई थी। ये सुन आदर्श के कान खड़े हो गए। वो बोला, कहाँ गई थी आदिति, बताओ मुझे। पायल कुछ बोलती उसे पहले ही आदर्श का फोन बजा। ये कॉल आदिति का था। आदर्श फोन को कान से लगाकर बोला, हाँ बोलो, सब ठीक है? उधर से आदिति बोली, हाँ सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ हो? आपने लंच किया? आदर्श एक नज़र उन दोनों को देख उस रूम से निकल जाता है। वही पायल आदर्श के जाने से एक चैन की सांस लेती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। दूसरी तरफ आदर्श आदिति बात सुन बोला, नहीं अभी तो नहीं, मैं कुछ जरूरी काम में लगा हुआ था। तुमने लंच लिया और आद्विक अब ठीक है? आदिति बोली, हाँ वो ठीक है और डॉक्टर ने बोला है कि शाम तक आद्विक को डिस्चार्ज मिल जाएगा। आदर्श बोला, ठीक है, मैं काम खत्म करके हॉस्पिटल में ही आ रहा हूँ। इतना बोल कॉल कट कर वो फिर से उसी रूम में आ जाता है। आदर्श को फिर से देखकर पायल सहम कर बैठ जाती है। आदर्श जैसे ही आता है वो पायल को देखकर बोला, अब सच बताओ। पायल बोली, यही सच है जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया। आदर्श बोला, ये तो मुझे पता है, वो सच बताओ जो तुमने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है। पायल हकलाते हुए बोली, क्या सच? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। आदर्श बोला, आदिति की मॉम की मौत का सच? ये सुनकर पायल बोली, मुझे पता उसकी मौत कैसे हुई। आदर्श एक फाइल को उठाते हुए
बोला इस फाइल में वो सच है और वो सभी सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कल तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई तो ये गन की बुलेट सारी तुम्हारे बेजे में डाल दी जाएगी, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर बोलना। और आदर्श वहां से निकल जाता है। वही आदर्श हॉस्पिटल में आता है और आद्विक के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर आदिति और आद्विक के साथ अपने विला आ जाता है। सभी रात का डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही आदिति आद्विक के रूम में आद्विक को सुला रही थी। आदर्श डिनर के बाद अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और आदिति के आने का वेट कर रहा था। आदर्श अपना काम पूरा कर आद्विक के रूम की तरफ जाता है और धीरे से डोर ओपन करता तो देखता है कि आदिति आद्विक के पास बैठे बैठे ही सो गई थीं। आदर्श आद्विक को ब्लैंकेट से कवर कर आदिति को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी आदिति अपने आंखों को खोलकर देखती है। आदिति अभी हल्की नींद में ही थी, इसलिए आदर्श के उसे अपनी गोद में उठाने से उसकी आंखें खुल जाती हैं। आदर्श आदिति की आंखों में देखते हुए ही आदिति को अपने रूम में ले आता है, बिस्तर पर लिटा देता है। आदिति आदर्श को ही देख रही थी। आदिति को आदर्श की आंखों में अपने लिए प्यार दिख रहा था। वो प्यार जो वो आदिति को देना चाहता था, लेकिन उसके अनकंफर्टेबल होने की वजह से वो आदिति से दूर था। वही आदर्श भी आदिति को देखते हुए ही बेड के दूसरी साइड लेट जाता है और रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है और आदिति को सोने के लिए बोल देता है। आदिति और कुछ न सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। वही आदर्श की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी, लेकिन वो अपनी जगह पर लेटा हुआ था। वही आदिति बार बार करवट बदल रही थी। आदर्श को महसूस हो रहा था। कुछ देर आदिति को मूवमेंट को नोटिस कर आदर्श धीरे से बोला, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आदिति आदर्श की आवाज सुनकर सोचने लग जाती है कि क्या आदर्श अभी तक नहीं सोया है। आदिति बोली, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। आदर्श आदिति के थोड़ा पास आते हुए बोला, लेकिन अभी तो तुम आराम से सो रही थी। आदिति बोली, हाँ लेकिन अब आंखें खुल गई हैं और अब मुझे नींद काफी देर तक नहीं आएगी। आदर्श आदिति को छेड़ते हुए बोला, चलो फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसे तुम्हें नींद आ जाएगी। आदिति बोली, लेकिन रात को कौन जिम जाता है? आदर्श आदिति की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर बोला, मैं जिम की एक्सरसाइज की नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बेड की एक्सरसाइज की बोल रहा हूँ। इतना बोल आदर्श आदिति के चेहरे के करीब आ जाता है। आदिति अब समझ जाती है कि आदर्श क्या बोल रहा है। आदर्श बोला, क्या हुआ, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? आदिति बिना कुछ बोले आदर्श के होठों पर अपने होंठ रख देती है। आदर्श को बिना आदिति के बोले अपने सवाल का जवाब मिल गया था। आदर्श भी आदिति को किस करने लग जाता है। आदर्श ने इतने टाइम से अपने आप को आदिति के पास आने से बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। आदर्श किस करते हुए आदिति के ऊपर आ जाता है और उसे शिद्दत से चूमने लग जाता है। आदर्श किस के जरिए आदिति को अपना प्यार दिखा रहा था। वही आदिति भी आदर्श का साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इतना खो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों ने एक दूसरे को किस करते हुए अपने बीच से कपड़ों की दीवार को हटा दिया। आदर्श आदिति को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दे रहा था। दोनों को किस करते हुए 10 मिनट हो चुके थे। वही आदिति आदर्श के होठों से अपने होठों को अलग कर तेज तेज सांस लेने लग जाती हैं। आदर्श आदिति के तेज सांस लेने से ऊपर नीचे होते सीने को देख रहा था। देख क्या घूर रहा था। आदिति को ऐसे देखकर आदर्श अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुका था। आदर्श प्यार से आदिति की गर्दन को किस करने लग जाता है। आदिति के हाथ आदर्श के बालों में चल रहे थे। कुछ देर आदिति की गर्दन को चूमने के बाद आदर्श अब हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था, जिसे आदिति की सिसकियां निकल रही थी और दर्द से उसके हाथ आदर्श के बालों पर कसते जा रहे थे। आदर्श कुछ देर आदिति की गर्दन को चूमने के बाद आदिति के चेहरे को देखता है, जो साइड लैंप की हल्की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखें बंद थी। आदिति के होठों पर मुस्कान थी। आदर्श आदिति को बहुत प्यार से देख रहा था। वही आदिति को जब आदर्श का टच फील नहीं तो वो अपनी आंखों को हल्का से खोल कर देखती है। आदिति के आंखें खोलते ही उसकी आंखें आदर्श की आंखों से मिल जाती हैं। जी उसे न जाने कितने टाइम से देख रहा था। आदिति को आदर्श की आंखों में अपने लिए प्यार और एक तड़प दिख रही थी।
आदिति ये देख शर्म से अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेती है। आदृश्य आदिति को आंखें बंद करते देख मुस्कुरा देता है और बोला, आदिति आंखें खोलो। आदिति अदृश्य की बात सुन शर्म से लाल चेहरे को छुपाते हुए ना में सर हिला देती है। अदृश्य प्यार से बोला, आदिति क्या तुम मेरे लिए अपनी आंखें नहीं खोलोगी? आदिति अदृश्य की प्यार भरी बातें सुनकर सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आदिति ये सब सोच रही थी। वही अदृश्य फिर से आदिति को आंखें खोलने को बोलता है। इस बार आदिति शर्म से भरी आंखों को खोलकर अदृश्य को देख रही थी। अदृश्य आदिति को उसकी आंखों में देखते पकड़ आंखों से ही उसे आगे बढ़ने की परमिशन लेता है। आदिति आंखों से ही हाँ कर देती है और अदृश्य आदिति की हाँ सुनकर उसे अपने प्यार का एहसास करवाता है। अदृश्य बड़े प्यार से आदिति के करीब आया था। वो आदिति को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। लगभग 1 घंटे के बाद आदिति, जो कि पसीने से लथपथ थी, वो अदृश्य को रुकने का बोलती है। अदृश्य प्यार से आदिति के माथे को चूम कर बोला, जान कुछ देर और प्लीज। आदिति अदृश्य की रिक्वेस्ट पर बोली, ठीक है। अदृश्य आदिति को आज अपने प्यार का एहसास करवाना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है। ऐसे ही अदृश्य ने प्लीज प्लीज बोलकर आदिति को पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह के लगभग 4 बजे अदृश्य ने आदिति को छोड़ दिया, जी कि पहले ही उसकी बाहों में सो चुकी थी। आदिति के चेहरे पर थकान महसूस हो रही थी। वही अदृश्य अपने को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। अदृश्य आदिति को बेड पर अच्छे से लिटाकर बेड के साइड से ट्राउजर उठाकर पहन लेता है और वॉशरूम में चला जाता है और आदिति के लिए एक वेट टॉवेल लेकर आता है। आदिति की बॉडी को क्लीन कर और उसे अपनी एक शर्ट पहनाकर उसे फिर से वैसे ही सुला देता है और फिर से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में वॉशरूम से बाहर आकर आदिति के पास बेड पर चला जाता है और आदिति को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूम कर सो जाता है। वही सुबह अदृश्य की आंखें आदिति से पहले खुल जाती हैं। अदृश्य आदिति को सोते हुए देख रहा था। आदिति सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। अदृश्य कुछ देर आदिति को देख उसके माथे को चूमकर बिस्तर से उठ जाता है और फ्रेश होकर जिम के लिए चला जाता है। जिम अदृश्य के विला में ही थी। लगभग 1 घंटे जिम में वर्कआउट करने के बाद अदृश्य फिर से रूम में आ जाता है और अभी तक आदिति को सोए हुआ देखकर अपने आप से बोला, शायद मैंने कल रात इसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, तभी तो अभी तक इसकी थकान नहीं उतरी है। ये सोच अदृश्य फ्रेश होकर कैजुअल कपड़े पहनकर अपने रूम से निकलकर आद्विक के पास चला जाता है। अदृश्य आद्विक के रूम को जैसे ही ओपन करता है, वो देखता है कि आद्विक जगा हुआ है। अदृश्य आद्विक के पास जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय बॉय, अब कैसा फील कर रहे हो? आद्विक अदृश्य की बात सुन बोला, डैड गुड मॉर्निंग, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। अदृश्य आद्विक को सहारे से उठाते हुए बोला, तुम कब उठे? आद्विक बोला, डैड मैं अभी उठा था, फिर आप आ गए। मम्मा कहाँ है? अदृश्य बोला, आपकी मम्मा सो रही हैं। आद्विक बोला, क्या मम्मा अभी तक सो रही हैं? लेकिन वो तो इतना लेट तक नहीं सोती है, वो तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं। अदृश्य आद्विक बात पर बोला, आपकी मम्मा थक गई थी इसलिए अभी तक सो रही हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प करता हूँ। और दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। अदृश्य आद्विक को नाथ दिला रहा था। आद्विक की चोट की वजह से आद्विक को अपने हेड को कुछ टाइम के लिए गिला नहीं करना था। वही आदिति के रूम में आदिति अपनी आंखें खोलकर देखती है।